वेलकम स्टूडेंट। सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी कि भवन निर्माण। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में रूफ के बारे में अभी तक हमने आपको बताया था। तो रूफ में ही हमारा एक टॉपिक है स्टील रूफ ट्रस यानी कि इस्पाती छत कैंचियाँ। स्टील रूफ ट्रस इस्पाती छत कैंचियाँ 12 मीटर से अधिक बड़े स्पानों के लिए लकड़ी कैंचियों के विभिन्न अवयवों के खंड बहुत बड़े हो जाते हैं, जिससे ये कैंचियाँ अनइकोनॉमिकल हो जाती हैं और खंड बड़े होने के कारण ट्रस का स्वयं का भार भी बहुत अधिक हो जाता है। और आजकल जो है लकड़ी अच्छी किस्म की बहुत महंगी हो चुकी है। इस्पात यानी कि स्टील की कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ लकड़ी की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। आप समझते हैं कि स्टील जो होती है, चाहे वो कंप्रेशन में हो चाहे वो टेंशन में हो, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और स्टील ट्रस के खंड बहुत हल्के लगाना भी पर्याप्त होता है। तो 12 मीटर से अधिक बड़े स्पानों के लिए स्टील ट्रस का यूज़ इकोनॉमी के लिए भी ठीक होता है और इसके अतिरिक्त स्टील ट्रस की लकड़ी की कैंचियों के सापेक्ष बहुत अन्य लाभ भी हैं। तो जहाँ पर हमें 12 मीटर स्पान से अधिक अगर को ट्रस लेना है तो बेहतर है कि हम वहाँ पर स्टील ट्रस लें, क्योंकि स्टील ट्रस की जो स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेशन में टेंसाइल में लकड़ी की कंपेरिजन में ज़्यादा होती है। क्योंकि लकड़ी का जो ज़्यादा लॉन्ग स्पान के लिए अगर कोई ट्रस बनाते हैं लकड़ी का, तो मालूम हुआ कि इस स्पान के ज़रिए इसके अंदर भी जो लगने वाले अवयव हैं उनका बहुत लोड हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी इतनी मजबूत नहीं होती है जितनी हमारा स्टील होती है। तो जब हम स्टील का को ट्रस बनाएंगे तो हम हो सकता है कि लकड़ी से हल्का बनाएं, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो हल्के हल्के पाइप लगा कर भी हम एक ट्रस डिज़ाइन कर सकते हैं। इसलिए 12 मीटर स्पान से 12 मीटर स्पान से जब अधिक का हमको ट्रस डिज़ाइन करते हैं तो बेहतर है कि हम उसका स्टील का ट्रस डिज़ाइन करें। स्टील ट्रस के कुछ लाभ हैं। नंबर फर्स्ट, स्टील ट्रस की लकड़ी की कैंचियों के सापेक्ष लाभ। ये ट्रस अपेक्षाकृत काफ़ी अधिक मजबूत होते हैं। ये ट्रस काफ़ी अधिक मजबूत होते हैं और ये ट्रस अपेक्षाकृत अधिक फायर प्रूफ होते हैं और इंडस्ट्रियल वर्कशॉपों के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो स्टील ट्रस जो है हम ज़्यादातर इंडस्ट्री में बहुत यूज़ करते हैं और फायर प्रूफ भी होते हैं क्योंकि लकड़ी का ट्रस कोई अगर होगा तो उसमें आग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा भी होता है। नंबर थर्ड, दीमक लगने या ड्राई रूट लगने का डर नहीं रहता है। इस प्रकार इसकी आयु अधिक होती है। स्टील ट्रस की आयु अधिक होती है क्योंकि इसमें दीमक नहीं लग सकती और सूखा रोग भी नहीं होता है। लकड़ी का ट्रस में जॉइंट बनाना बहुत मुश्किल और होता है और स्टील ट्रस में जोड़ बनाना अपेक्षाकृत बहुत आसान होता है, जिससे कार्य की प्रगति अच्छी रहती है और इससे निर्माण में कम समय लगता है। तो नंबर 4, लकड़ी यानी वुड का जो ट्रस होगा वो जोड़ बहुत ज़्यादा लगते हैं तो उसको बनाना भी आसान नहीं होता है। और जबकि स्टील में ट्रस में जो जॉइंट होते हैं उनको बनाना बहुत आसान होता है और इससे निर्माण में कम समय लगता है।
स्टील ट्रस में जो मटेरियल की वेस्टेज है वो बहुत कम होती है, क्योंकि स्टील में जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास कोई ये रोड है और इस रोड को हमें कनेक्ट करना है तो हम रिविट से भी कनेक्ट कर सकते हैं और वेल्डिंग से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसके अंदर स्टील ट्रस बनाने से ट्रस में है कोई वेस्टेज बहुत कम होती है। स्टील ट्रस बनाने के लिए यूज में लाए जाने वाले एंगल सेक्शन, ट्यूबुलर सेक्शन बहुत हल्के होते हैं, जिससे रूफ का स्वयं का भार कम हो जाता है और दीवार नींव के खंड भी छोटे बनाए जा सकते हैं, जिससे खर्च में बचत होती है। तो इस्पाती यानी कि स्टील ट्रस बनाने के लिए यूज में लाए जाने वाले एंगल सेक्शन, ट्यूबुलर सेक्शन अपेक्षाकृत बहुत हल्के होते हैं, जिससे छत का स्वयं का भार कम हो जाता है और दीवार और नींवों के खंड भी छोटे बनाए जा सकते हैं, जिससे खर्च में बचत होती है। स्टील ट्रस का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन बहुत आसान होता है, इसको हम आसानी से ला सकते हैं। स्टील ट्रस का मेंटेनेंस बहुत कम होता है, इसकी रचना अच्छी होती है और जॉइंट ढीले नहीं पड़ते हैं। लकड़ी की पहचान में बहुत धोखा हो जाता है, जिससे अच्छी लकड़ी के स्थान पर कमज़ोर और ख़राब लकड़ी खरीद ली जाती है। अब क्या है, जब हम वुड ट्रस बनाते हैं और वुड ट्रस के लिए जो भी स्पेसिफिकेशन लकड़ी का होता है, तो लकड़ी में पहचान करना आसान नहीं होता है। कभी कभी हम जिस लकड़ी की लाइफ स्ट्रेंथ के बारे में मालूम होता है, बट वो लकड़ी मार्केट में हमें नहीं मिल पाती है, उसके स्थान पर हम कोई दूसरी लकड़ी लगा देते हैं, तो जिससे उस ट्रस का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और हम उसका एनालाइज एक अच्छी लकड़ी माना करते हैं, बट वो लकड़ी अच्छी के स्थान पर दूसरी आ जाती है। तो इसलिए लकड़ी का जो ट्रस है उसमें सारे अवयव इक्वल भी नहीं हो पाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में लकड़ी के दामों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और लकड़ी की ट्रस अब महंगी पड़ने लगी है। तो ये कह रहे हैं कि लकड़ी की जो ट्रस है वो बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो ट्रस इसलिए महंगी है क्योंकि लकड़ी बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर ट्रस अस्थायी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करनी हो तो इस्पात की ट्रस बहुत उपयुक्त रहती है, क्योंकि इसके खंडों को पुनः अच्छा उपयोग किया जा सकता है। आजकल छोटे बड़े सभी प्रकार के स्पानों के लिए सामान्यतः इस्पात स्टील ट्रस की कांचें ही यूज़ की जाती हैं। लकड़ी की ट्रस का यूज़ बहुत छोटे स्पानों का निम्न श्रेणी के लिए कार्य को छोड़कर लगभग बहुत कम हो गया है और आजकल स्टैंडर्ड स्पान के लिए बाज़ारों में पूर्व निर्मित ट्रस भी उपलब्ध हैं, जिनको सीधा बाजार से लाकर लगाया जा सकता है। इससे निर्माण में सुविधा हो जाती है और समय की भी बचत होती है। बड़े स्पान वाली भारी ट्रस परिवहन में सुरक्षा की दृष्टि से दो या अधिक भागों में निर्मित की जाती है, जिनका निर्माण स्थल पर बोल्ट से जोड़ कर कैंची तैयार कर ली जाती है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट थे कि जो हमारी स्टील ट्रस है वो लकड़ी की कंपैरिजन में लॉन्ग लाइफ भी है और उसकी स्ट्रेंथ भी कुछ ज़्यादा है। टाइप्स ऑफ स्टील ट्रस एंड देयर फैब्रिकेशन। इस्पात कैंचों के प्रकार और निर्माण। किस तो टाइप ऑफ स्टील ट्रस एंड देयर फैब्रिकेशन।
तो इस्पाती कैंची के प्रमुख प्रकार निम्न है। नंबर फर्स्ट, ओपन ट्रस खुली कैंची। नंबर 2, नॉर्थ लाइट ट्रस। ओपन ट्रस खुली कैंची, नॉर्थ टाइट ट्रस उत्तर प्रकाशी कैंची। वाव स्ट्रिंग ट्रस, आर्चिड रीव ट्रस। तो विभिन्न स्पानों के लिए यूज होने वाली स्टील ट्रस के रेखीय लाइन अलाइनमेंट। छः मीटर तक के स्पान के लिए ट्रस। अगर 6 मीटर तक का हमें स्पान है तो इस तरीके से ये ट्रस डिजाइन की गई है कि ओटी जीवा कैंची, राइस द कोट ट्रस, सीजर ट्रस और किंग पोस्ट ट्रस। देखिए, किंग पोस्ट ट्रस का तो सिर्फ फिगर यही होता है कि हम उसके बीच में एक स्ट्रट लगाते हैं और दो साइडों से स्ट्रट निकालते हैं, तो ये बता होता है किंग पोस्ट। सीजर ट्रस यहाँ से इसके साइड में गया, एक यहाँ से साइड में गया, तो ये सीजर ट्रस हुआ। और ये रेजिट कोट ट्रस हो गया। तो 10 मीटर तक के स्पान के लिए ट्रस। अगर 10 मीटर तक का स्पान है तो हमें किस तरीके का ट्रस बनाना होता है। ये सिंपल फिंग ट्रस। इस ट्रस में ये जो हमारे पास कुछ बोल्स आ गई, अब ये सिंपल ट्रस लिया, यहाँ पे हमने इस तरीके से इसके अंदर स्टील्स की वो लगा दी। यह कैम्बर्ड फिंग ट्रस, ये हमारा फैन फिंग ट्रस और ये हमारा होवे ट्रस। तो सारे ट्रस अलग अलग टाइप से दिखा रखे हैं। होवे ट्रस, फैन फिंग ट्रस, कैम्ब्रिड फिंग ट्रस। तो सिंपल फिंग ट्रस हमारा जो फिगर है, ट्रस में हम इस तरीके से फिगर कर देते हैं। तो फिगर बनाते हुए 20 मीटर से स्पान के लिए ट्रस। अगर 20 मीटर स्पान अब बहुत लॉन्ग हो गया ये, तो इसमें क्या करते हैं, जब हम स्टील ट्रस बनाते हैं तो इसके बीच में ये जो डिजाइनिंग कर रखी है इस तरीके से, ये अपने हिसाब से लगाने लगते हैं। जितना लंबा ट्रस होता है उसके हिसाब से अलग तरह से डिजाइनिंग होती है। तो कंपाउंड फिंग ट्रस, ये है प्रेट ट्रस। बीस मीटर से अधिक स्पान के लिए ट्रस, वो मैंने बताया अभी। अब नीचे आता हमारा सॉटूथ ट्रस और सॉटूथ ट्रस सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। sawtooth truss first, sawtooth truss second, or is that catchy first? तो इसमें क्या करा, sawtooth में यानी कि ये हमने इसकी डायरेक्शन दिखा रखी है इस टाइप से। तो ये sawtooth यानी कि आरी के दांतों की तरह ये ट्रस हमने बना रखी है।
अब इसमें आता है कि स्टील ट्रस का डिज़ाइन इस प्रकार किया जाता है कि ट्रस के विभिन्न अवयव में केवल टेंसाइल और कंप्रेसिट फोर्स आए, उसमें नमन यानी कि बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आनी चाहिए। ट्रस में हमारे बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। विभिन्न अवयवों की संख्या, उनके खंड और स्थिति, स्पान, ढाल, छत, आवरण और पदार्थ कैंचों की केंद्र से केंद्र दूरी निर्भर करती है। कंप्रेसिव अवयव लंबाई में छोटे होने चाहिए ताकि उनके बकलिंग ना आए। ज़्यादा संभव हो टाई रोड एक ही लंबाई की होनी चाहिए ताकि उसमें जॉइंट न लगाना पड़े। और टेंसाइल में जोड़ अक्सर कमज़ोर रह जाता है। अगर तान छड़ कई लंबाइयों को जोड़कर बनानी हो तो उनके जॉइंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो स्टील ट्रस के बारे में उन्होंने इतने बताया कि जो स्टील ट्रस है वो हमारा टेंसाइल में कंप्रेशन में अच्छा लोड बेयर कर सकता है, बट वो बेंडिंग मोमेंट, उसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आने चाहिए। और जितने भी मेंबर हैं हमें इस प्रकार लगाने चाहिए ताकि उस पर बेंडिंग मोमेंट ना आए। और टाई बीम में बेहतर यह है कि जॉइंट नहीं आना चाहिए, और जॉइंट कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं आना चाहिए कि जहां वो टेंसाइल लोड में बकलिंग हो जाए। इसलिए हमें टाई बीम में जॉइंट नहीं लाना चाहिए। मुख्य राफ्टर, अच्छा अभी उन्होंने बताया राफ्टर। मुख्य राफ्टर के लिए टी सेक्शन सबसे उपयुक्त रहता है। मुख्य राफ्टर मतलब प्रिंसिपल राफ्टर के लिए टी सेक्शन सबसे उपयुक्त रहता है। स्ट्रट के लिए एंगल चैनल खंड यूज किया जाना चाहिए। टेंसाइल अवयव गोल और फ्लैट खंड में ठीक रहते हैं। तो विभिन्न अवयवों के खंडों को जोड़कर वोल्टअप भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के मुख्य राफ्टर के दो एंगल खंडों को साइड्स में जोड़कर बनाया जा सकता है। एक आदर्श डिज़ाइन वही होगा जिसमें सब डिजाइनिंग लोड अधिक भार पर एक साथ विफल हों। व्यवहारिता के विचार से 50 mm गुणा 50 mm गुणा 6 mm से छोटे एंगल खंड यूज नहीं किए जाते। जॉइंट्स विभिन्न अवयवों को परस्पर बोल्ट और रिवेट से जोड़ा जाता है। ठीक, देखिए बोल्ट का जोड़ तो वो होता है कि जहाँ अगर मेरे पास ये एक अवयव है और एक अवयव ये है, तो बोल्ट का तो सिर्फ ये है कि मैंने इसमें कुछ चूड़ी कस दी है जिसको मैं खोल भी सकता हूँ। तो बोल्ट और रिवेट, रिवेट वो होता है कि जो आपने, सपोज मैंने यहाँ पे एक रिवेट लगाया, तो रिवेट जॉइंट वो होता है कि जो इधर से भी उधर से भी एक तरीके से फिक्स कर दिया है इसने, इसको तोड़े बिना हम अलग नहीं कर सकते, इसको हम बोल्ट के जरिए अलग कर सकते हैं। तो विभिन्न अवयवों को परस्पर बोल्ट और रिवेटों से जोड़ा जाता है। जॉइंट के स्थान पर गसेट प्लेट लगाई जाती है। रिवेटों का न्यूनतम पिच रिवेट व्यास के 3 गुना से कम नहीं होना चाहिए। रिवेट का न्यूनतम पिच रिवेट व्यास के 3 गुने से कम नहीं होना चाहिए।
कंप्रेसिव अवयव के लिए पिच 15 सेंटीमीटर और टेंसाइल 20 सेंटीमीटर अधिक नहीं होना चाहिए। छोटे स्पानों के लिए 15 mm और बड़े स्पानों के लिए 20 mm व्यास की रिवेटों का यूज किया जाता है। और बड़े स्पानों के लिए 20 mm व्यास के रिवेटों का यूज किया जाता है। जोड़ों के लिए कम से कम 2 रिवेट का यूज आवश्यक किया जाना चाहिए। गसेट प्लेट का डिजाइन अवयव बनाने वाले बलों पर निर्भर करता है, लेकिन सेट प्लेट की मोटाई 6 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन थे इसके जो मैंने आपको बताए। ट्रस है, स्टील ट्रस का जो हम यूज़ करते हैं, और स्टील ट्रस जो हमारी होती है, ज़्यादातर मोस्टली हम इसी ट्रस का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया कि ये ट्रस अच्छी होती है और काफ़ी मजबूत होती है। ट्रस के जो प्रकार थे वो एक खुली ओपन ट्रस, एक होती है नॉर्थ लाइट ट्रस, वाव स्ट्रिंग ट्रस और आर्ची ट्रिप ट्रस। तो अगर 6 मीटर स्पान के लिए तो इस टाइप का डिज़ाइन होगा, 10 मीटर के लिए है तो ये होगा, 20 मीटर स्पान के लिए है तो इस टाइप की ट्रस बनेगी, और 20 से अधिक स्पान के लिए तो इस तरह की डिज़ाइन होगा। यानी कि जितना भी स्पान हमारा बड़ा होता चला जाएगा, ट्रस की डिज़ाइनिंग उसी हिसाब से हमारी चेंज होती चली जाएगी। तो ट्रस अब जैसे स्पान बड़ा है तो जैसे हम लगा रहे थे कि स्टील की कुछ रोड लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस जगह जो रोड लगाएंगे अब ऐसी रोड लगाएंगे ताकि लोड को बेयर कर सके, तो वो हमारी रोड भारी भी हो सकती है। तो जॉइंट्स के बारे में इन्होंने बताया था कि जब हम किसी भी ट्रस की जो हमारे जो अवयव होते हैं, एंगल सेक्शन होते हैं, एंगल चैनल्स होते हैं, उनको जब जोड़ते हैं तो वहाँ पर हम बोल्ट और रिवेट दोनों का यूज़ करते हैं। गैसेट प्लेट लगाते हैं। रिवेट का जो न्यूनतम पिच, मिनिमम जो पिच है रिवेट का, वो रिवेट व्यास के 3 गुने से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि रिवेट का जो व्यास है, सपोज करो ये हमारा एक रिवेट है, इस टाइप से होता है रिवेट, तो ये इसका व्यास हो। अब इस व्यास के 3 गुने से कम नहीं होना चाहिए। 1 3 3 गुने से कम इसका पिच नहीं होना चाहिए। और 15 mm से बड़े स्पानों के लिए 20 mm व्यास की रिवेटों का यूज़ किया जाता है। जोड़ों के लिए कम से कम 2 रिवेट का यूज़ आवश्यक किया जाना चाहिए, और गसेट प्लेट का डिज़ाइन अवयव पर आने वाले बलों पर निर्भर करता है, लेकिन सेट प्लेट की मोटाई 6 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो स्टूडेंट, ये स्टील ट्रस के बारे में था। बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास। ओके।